Hello everyone, this is the first video of the chapter Principle of Inheritance and Variation. Principle of Inheritance and Variation ये जो चैप्टर 5 है क्लास 12th CBSE बायोलॉजी का, इसमें हम लोग को स्टडी करना है। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें जो मेन टर्म्स हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर हम लोग को कुछ टर्म्स पहले डिस्कस करने हैं, जैसे जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी क्या होता है, इसको हम देख करके तब मतलब एक पूरा हमारा एक क्राइटेरिया क्रिएट हो जाए कि भाई हम लोग अब इस क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जेनेटिक्स, हम लोग जेनेटिक्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्राइमरी जेनेटिक्स मतलब जहाँ से जेनेटिक्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जेनेटिक्स क्योंकि इसमें हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात करेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ठीक है, जो जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट और फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं या कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसकी स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में की जाती है वो जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन की को स्टडी करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चेंजेस होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। बट आपने देखा होगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स का 100% आइडेंटिकल नहीं होता, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वेरिएशन कहलाते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब है, देखो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो अपने कैरेक्टर्स, अपने फीचर्स अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब हेरिडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट दे कैन ट्रांसफर देयर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर और फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब वो अपने कैरेक्टर्स अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, उनकी इस क्वालिटी को, उनके इस गुण को हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है? Inheritance is the process, it is the complex process by which the characters are transferred from parents to progeny। मतलब आपको पता है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स की फॉर्म में गैमेट्स के थ्रू अगली जनरेशन में जाते हैं। ठीक, गैमेट्स के थ्रू वो अगली जनरेशन में जो जाते हैं उनके इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को, मतलब कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनकी जनरेशन में जाने के इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इनहेरिटेंस है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ये फीचर है कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो अपने कैरेक्टर्स को अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्लियर है, इनहेरिटेंस क्लियर है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन की स्टडी करते हैं, वो है। और वेरिएशन का मतलब है इट इज़ द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट्स से डिफर करती, डिफरेंट होती है। तो उसी डिफरेंस को ही क्या हम बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन मिलियंस ऑफ ईयर से, मिलियंस ऑफ जनरेशन से हमेशा से चला आ रहा है। और जो वेरिएशन है वही मेन कॉज है एवोल्यूशन का। ठीक है, एवोल्यूशन जिसे हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज हैं वो हज़ारों करोड़ मतलब सालों के बाद हम लोग इवॉल्व हुए हैं, लाखों करोड़ों साल बाद हम लोग इवॉल्व हुए हैं। और ये जो लंबा प्रोसेस चला आ रहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि हम लोग एक फिशेस से एम्फीबियंस और एम्फीबियन से रेप्टाइल, देन रेप्टाइल से मैमल का बनना एक जनरेशन दो जनरेशन की बात नहीं, इसमें बीच में हज़ारों जनरेशन्स आ चुकी हैं, हज़ारों जनरेशन पास हो चुकी हैं। और लगातार जो वेरिएशन चला आ रहा है उससे आज हम लोग इवॉल्व हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन है कि वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। वेरिएशन को हम मॉर्फोलॉजी के टर्म में, मतलब हमारे एक्सटर्नल फीचर्स के टर्म में, फिजियोलॉजिकल जो हम लोग की फिजियोलॉजी है उसके बारे में,
साइटोलॉजी को लेकर के और बिहेवियर को लेकर के हम बता सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से इन सब क्राइटेरिया में, इन सब बेसिस में वो डिफर हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस में अलग हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बेसिस में अलग हो सकते हैं, साइटोलॉजिकल बेसिस में भी डिफरेंस हो सकता है और बिहेवियर में भी हो सकता है। ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पेशीज, अगर हम एक ही स्पेशीज के सभी इंडिविजुअल्स की बात करें, जैसे ह्यूमंस में सभी ह्यूमंस की बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर के, तो उस एरिया में या एक बड़े एरिया में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सेम स्पेशीज के, सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे और दैट डिफरेंस इज द वेरिएशन, दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन होता क्यों है? जो वेरिएशन आया है, जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं जीन्स के क्रोमोसोम के रीशफलिंग की वजह से, क्योंकि जब क्रोमोसोम्स या जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो गैमेट्स में होके जाते हैं और आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं तब एक जाइगोट बनता है अगली जनरेशन में। तो जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो हमेशा क्रोमोसोम्स की शफलिंग होती है, जीन्स की रीशफलिंग होती है जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। आपको पता है कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है उसमें आप क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में शफलिंग होती है, जीन्स का एक्सचेंज होता है तो उसमें शफलिंग होती है। और इसके अलावा म्यूटेशन और जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे जो वेरिएशन होता है वो दिखते हैं, जो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन दिखते हैं, जो इंडिविजुअल्स में वेरिएशन दिखते हैं, उसका ये भी एक म्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो रीशफलिंग जीन्स की, क्रॉसिंग ओवर, रीशफलिंग और क्रॉसिंग ओवर ये जो मेन कॉज है ये थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा कॉज है, ये रिप्रोडक्शन जो है इसके थ्रू वेरिएशन जो होता है वो बहुत ही बड़े मायने पे होता है। ठीक है, ह्यूमंस ये हमेशा से बहुत लंबे से मतलब 8000 to 10,000 BC उससे पहले से जब ये जानते थे कि जो वेरिएशन का कॉज है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है। ठीक है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉज हो सकता है वेरिएशन का। ठीक है, तो जैसे उन्होंने क्या किया, जब उनको ये पता था तो दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। उन्होंने उस वेरिएशंस का जो वो वाइल्ड पॉपुलेशन में, मतलब जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से, जो उनके कैटल से, जो क्रॉप्स थे उनमें जो वाइल्ड पॉपुलेशन जो थी उनकी, उनमें जो चेंजर थे उनको उन्होंने और एक्सप्लॉइट किया और उनको सेलेक्टिवली ब्रीड करा के ऑर्गेनिजम्स को, मतलब सुपीरियर फीमेल का सुपीरियर मेल से क्रॉस करा के, या जो क्रॉप की वैरायटी प्लांट्स में अच्छी क्रॉप मतलब वैरायटी से उसको पॉलिनेशन करा करके हमने डिजायरेबल कैरेक्टर्स के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है साहिवाल काउज जो पंजाब में है। ओरिजिनली वहाँ पे जो बहुत पहले जेबू काऊ थी उनकी एक ब्रीड है साहिवाल काऊ और इसकी मिल्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स। हम एक बहुत अच्छी इंडियन ब्रीड को जानते हैं साहिवाल, जो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ के सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, उनके डोमेस्टिकेशन से हमने इस ब्रीड को डेवलप किया है जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो बिकॉज ह्यूमन नो द वेरिएशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन और उसके थ्रू उन्होंने ऐसा कर पाए। अब हम लोग इसके डिटेल की बात करते हैं मेंडल की लाइफ हिस्ट्री की, क्योंकि सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज बॉर्न इन 1822। ठीक है, उनका 1822 में उनकी बर्थ हुई थी, उनका जन्म हुआ था। हेजेंडॉफ एक गांव का नाम है जो चेकोस्लोवाकिया में सेक रिपब्लिक में था, उस वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 1847 में ब्रून शहर आए थे अगस्तीनियन मोनेस्ट्री में प्रीस्टहुड की पढ़ाई करने, टू स्टडी प्रीस्टहुड मतलब पादरी की पढ़ाई करने। वो अगस्तीनियन मोनेस्ट्री में ब्रून शहर आए। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइंस की स्टडी की, जहाँ पे उन्होंने बॉटनी और मैथमेटिक्स को भी पढ़ा। उन्होंने अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत 1857 में अपने मोनेस्ट्री जो जहाँ पे वो चर्च में एक पादरी थे, प्रीस्ट थे, वहाँ की ही मोनेस्ट्री के गार्डन में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया। द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क वर प्रेजेंटेड इन रिसर्च पेपर। जो इनका वर्क था, जो इनका हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने गार्डन पी पे वर्क किया था,
उस पे जो उनका जो रिजल्ट्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इस नाम से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया 1865 में। बट उनका जो रिसर्च पेपर था वो प्रैक्टिकली अननोटिस रह गया मेंडल के पूरे लाइफ टाइम, बिकॉज उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो और दूसरे प्लांट्स पे जैसे हायरेशियम और दूसरे प्लांट्स पे उन्होंने किया, बट उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन ली थी, जो रिजल्ट्स लिए थे, वो रिजल्ट्स दोबारा रिपीट नहीं हो पाए। और इस तरह से धीरे धीरे फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई 1884 में। और जो उन्होंने जो एक बहुत बड़ा वर्क किया था जेनेटिक्स के लेकर के, वो अननोटिस रह गया। तो उनका क्या वर्क था, बाद में 1900 के बाद और इनके फॉलोअर्स थे मेंडल के, जो और दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके वर्क को रिपब्लिश किया और मेंडल को फेम मिली। ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि मेंडल्स के लॉज जो थे, जो उन्होंने वर्क किया था, मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे, गार्डन पी जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम है, तो पाइसम सैटिवम पे उन्होंने वर्क किया था और 7 साल तक 1857 से 1863 तक किया था। और उन्होंने लॉज ऑफ इंटेंस को बताया, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लॉज ऑफ इंटेंस थे उनके रोल को उसको बताया 7 ईयर्स तक। 7 वर्ड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इन्होंने जो ट्रेड्स लिए थे, कंट्रास्टिंग ट्रेड, वो भी 7 पीरियड्स थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, व्हाट वर द रीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, तो ये हम लोग देखेंगे एक करके। द मेन रीजंस फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी, पाइसन सैटिवम को उनको अडॉप्ट करने का जो मेन रीजंस थे एक्सपेरिमेंट के लिए, वो क्या थे। फर्स्ट, देयर वर सेवरल वैरायटीज ऑफ पी विच शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव ट्रेड। जो मटर का प्लांट था, जो पी प्लांट था, उसके जो मोनेस्ट्री का जो गार्डन था, उसमें बहुत सारी वैरायटीज थी और सभी वैरायटी अलग अलग ट्रेड्स को शो कर रही थी। मतलब टॉल हाइट वाले डिफरेंट थे, डॉर्फ हाइट वाले अलग थे, येलो सीड वाले प्लांट अलग थे, और रिंकल्ड सीड वाले प्लांट अलग थे, ग्रीन सीड वाले अलग थे, राउंड शेप वाले अलग थे। मतलब सभी जो ट्रेड्स थे वो अलग अलग प्लांट में मिल रहे थे, जो इनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा। और इनका जो इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया, जो क्रॉस करा, उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहा। प्लांट्स जो थे वो इजी टू कल्टीवेट थे, मटर के प्लांट, उनके लिए कोई वो बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लांट नहीं थे, इजीली ग्रो कर सकते थे, ये भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट था। द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट वाज यूजफुल इन गेटिंग क्विक रिजल्ट्स। और मेंडल की एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये रहा कि जो पी प्लांट था उसका रिजल्ट जो था बहुत जल्दी दिखता था, कि बिकॉज जो पी प्लांट का लाइफ स्पैन है वो 3 से 4 महीने 6 महीने तक रहता है, तो उसमें उनको रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिल गए उनके एक्सपेरिमेंट्स के, जिससे उनको ऑब्जर्वेशंस और उसके जो रिजल्ट, जो उनके कंक्लूजन्स थे, वो बनाने में उनको बहुत ही जल्दी हेल्प मिली। फ्लावर्स जो थे पी प्लांट के, वो उनको सेल्फ पॉलिनेट किया जा सकता था, वो सेल्फ पॉलिनेटेड थे। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो कम्प्लीटली एनक्लोज थे पेटल से, जिससे मेंडल को जो सेम करेक्टर्स है कई जनरेशन तक, मतलब अगर सेम वैरायटी से ही लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन रहा, तो उनको उस वैरायटी का जो मेंटेन्ड वैरायटी वो भी उनको मिल पाई, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मिल पाई। उन वैरायटीज़ को आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट भी किया जा सकता था, जो मेंडल ने किया। जो पी प्लांट है, अभी जैसा हमने 4th पॉइंट में देखा कि जो पी प्लांट है वो एक प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। दैट मीन्स कि जो वैरायटी है वो सेम का सेल्फ पॉलिनेशन लगातार लंबे समय से, कई जनरेशन से लगातार सेल्फ पॉलिनेशन मिल रहा है, तो वो किसी भी कैरेक्टर्स के लिए, वो जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं उसके लिए वो होमोजाइगस रही हैं, वो प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। बट उनके जो हाइब्रिड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड्स जो बनाए थे मेंडल ने क्रॉस करा के, बट वो भी फर्टाइल थे। फर्टाइल का मतलब वो भी आगे सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था मेरे पी प्लांट का, जिसकी वजह से ये कुछ रीजंस थे जिस मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, या ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली। मेंडल का वर्किंग मेथड हम देख लेते हैं। वर्किंग मेथड में मेंडल की जो सक्सेस थी वो उनकी मेटिकुलस प्लानिंग और उनके मेथड ऑफ वर्क की वजह से भी थी। मेंडल का जो वर्क था वो बहुत ही, उन्होंने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और उनकी जो प्लानिंग थी, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, वो भी बहुत ही सही थे। क्या था, ही स्टडीड ओनली वन करेक्टर एट अ टाइम। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने सिर्फ एक टाइम पे एक ही करेक्टर को स्टडी किया, जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप देखते हैं। He used all available techniques to avoid cross pollination by undesired pollen grain. उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए जितनी भी टेक्निक्स थी उनको भी यूज़ किया,
और जिससे अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स से रोका जा सके, जिसमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग ये टेक्निक्स हैं जो हम आगे भी देखेंगे, उसको उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया, मतलब मैथमेटिक्स का यूज़ किया रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए जो उनको अपने एक्सपेरिमेंट से मिले। ये उनके लिए एक निगेटिव भी रहा, उनके लिए उनके रिजल्ट्स के लिए पॉजिटिव था, बट लोगों के लिए निगेटिव, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मैथ्स का यूज़ किया था, जो कि फर्स्ट टाइम था। तो लोगों को ये भी चीज़ें बहुत जल्दी वो उसको एग्री नहीं कर पाए थे। मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन किया ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी को लेकर के। ट्रू ब्रीडिंग लाइन अभी हमने बताई थी कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो वैरायटी होती है जिसमें ऐसे प्लांट जो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो उनका जो ट्रेट इनहेरिटेंस है वो एक स्टेबल हो जाती है, और जो उसका एक्सप्रेशन था कई जनरेशन तक वो सिमिलर एक्सप्रेशन ही शो करते हैं। वो अपने कैरेक्टर के लिए, अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस होते हैं, और उन्हीं को ही हम ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। तो मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट ली जो वैराइटीज थी पेयर की फॉर्म में, और उनको एज वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। और उन्होंने कैरेक्टर लिया, जैसे स्टेम हेड लिया, तो उन्होंने टॉल अलग और डॉर्फ अलग, ये दोनों प्योर ब्रीडिंग वैरायटी थी। टॉल ब्रीडिंग वैरायटी अलग थी, डॉर्फ ब्रीडिंग वैरायटी अलग थी, और इसको लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। स्टेम हाइट टॉल डॉर्फ, फ्लावर कलर उन्होंने वायलेट और वाइट लिया, फ्लावर पोजीशन उन्होंने एक्सियल और टर्मिनल लिया, जैसा राइट साइड में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम की हाइट। ये जो मेंडल ने इन कैरेक्टर्स को लिया, उनको डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही ट्रेट मिल गए थे, और दोनों ही कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, ठीक है। दोनों इजीली विजिबल थे, समझने में थे, और इनको जो रिजल्ट थे इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर रिजल्ट थे इनके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनके रिजल्ट्स बहुत क्लियर थे। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में इनके इमैस्कुलेशन, जिसमें इन्होंने एंथर को रिमूव किया था, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया था पॉलन ग्रेन्स को, जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स थे, मतलब जिसको वो मेल जिसको लेना चाहते थे, जिसको फीमेल लेना चाहते थे, जिसको मेल लेना चाहते थे, वहाँ से पॉलन ग्रेन्स लेकर के जिस ट्रेड के प्लांट को उनको फीमेल मानना था उसके स्टिग्मा पे वो ड्रॉप कर देते थे। ड्रॉप करने के बाद उसको एक बैग से कवर कर लेते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो आपके प्लांट हैं, फ्लावर हैं, जैसे एक फ्लावर ये है, ठीक है, और एक फ्लावर यहाँ पे, दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेमन है, एंड्रोशियम गायनोशियम। अगर सपोज हमें ये जो पहला इसको मेल बनाना है और इसको फीमेल मानना है, तो हमने इसके पॉलन ग्रेन्स को लेकर के इसके स्टिग्मा पे ड्रॉप कर देना है, और इससे पहले हमें इसके जो स्टेमन्स है इसको कट कर देना है सीजर से, जिसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन। मतलब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इमैस्कुलेशन करना है, जिससे बाद में इसके खुद के पॉलन ग्रेन्स इस पर ड्रॉप ना हो पाए, ठीक है। इसके खुद के पॉलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पे, तो सेल्फ पॉलिनेशन को हमें रोकना है, इसके लिए हम इमैस्कुलेशन कर देंगे। देन हम इस लेफ्ट वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन्स लेकर के हम इस पे डालेंगे, जिसको हमें फीमेल ट्रेट लेना है, और देन इसके बाद हम इस फ्लावर को एक कवर से, एक बैग से कवर कर देंगे, दैट इज नोन एज बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग इसलिए कर दिया ताकि फ्यूचर में कोई बाहर से भी दूसरे पॉलन ग्रेन, अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन अंदर ना आ पाए, और जो हमने आर्टिफिशियली जो पॉलन ग्रेन्स हमने ड्रॉप किए हैं वही यहाँ पे पॉलिनेट करे, ठीक है। तो इस तरीके इस टेक्निक का यूज़ करके मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो अभी तक फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे इसको डिटेल इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इमैस्कुलेशन और बैगिंग को भी हम डिटेल में कैसे मेंडल ने उसको यूटिलाइज किया और क्या लॉज उन्होंने रखे उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।